हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं क्लास 11 की हिस्ट्री की सीरीज। और ये इस सीरीज़ को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेके और 6 तक के सारे चैप्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने डिवाइड करके अपलोड किए हुए हैं। तो जो क्लास 11 की हिस्ट्री है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है और वो सीक्वेंस वाइज है। और इस सीक्वेंस में आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 7, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, चेंजिंग ट्रेडिशन एंड कल्चर, चेंजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो अब हम बात करेंगे 14वीं से 17वीं शताब्दी यूरोप के बारे में कि वहाँ पे क्या, जो वहाँ की कल्चर था और जो वहाँ का ट्रेडिशन था उसमें क्या बदलाव हो रहे थे। तो लेट्स स्टार्ट। 14वीं से 17वीं शताब्दी यूरोप में नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, 14वीं के सदी जो मध्यकालीन यूरोप था, मिडेवल यूरोप था, उसमें किस चीज़ में, नगरों की जनसंख्या, जो वहाँ की पॉपुलेशन थी उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा था। नगरीय संस्कृति का विकास, अब वहाँ पे जो कल्चर था उसमें डेवलपमेंट होने लगा। कहाँ के, अर्बन कल्चर में। फ्लोरेंस, वेनिस इटली में है ये, रोम कला व विद्या के केंद्र में विकसित हुए। ये तीन शहर हैं, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ये कला व विद्या के केंद्र के रूप में क्या हुए, विकसित हुए। एक सेंटर हो गए ये किस चीज़ का, आर्ट एंड एजुकेशन का सेंटर के रूप में डेवलप हुए। मुद्रण, प्रिंटिंग का आविष्कार उस टाइम पर शुरू हो गया था। दूर दूर तक छपी पुस्तकें ज्ञान का केंद्र के रूप में फैल गई, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी गई थी गुटेनबर्ग द्वारा। वैज्ञानिकों ने सौर मंडल का सिद्धांत दिया। किस चीज़ का, सौर मंडल का। किसने, जो हमारे साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, वैज्ञानिक क्रांति भी यूरोप में होती है, तो उन्होंने सौर मंडल का सिद्धांत दिया ताकि कोई सोलर सिस्टम नाम की एक व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे जीवन पाया जाता है। अब उस टाइम पे जो एविडेंस है, स्रोत कौन कौन से, दस्तावेजों, मुद्रित पुस्तकों, ठीक है, प्रिंटिंग बुक्स, मूर्तियों, भवनों व वस्त्रों, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स एंड ड्रेस। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा शब्द का प्रयोग करा। इन सब के लिए उन्होंने किसका, रेनेसा शब्द का प्रयोग करा, रेनेसा, ठीक है। स्विट्जरलैंड के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली, उन्होंने एक किताब लिखी। कहाँ के थे हिस्टोरियन, जैकब बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली, ठीक है, इटली में किस चीज़ का, पुनर्जागरण का उदय, ठीक है, रेनेसा हो गया तुम्हारा पुनर्जागरण। इटली के नगरों का पुनरुत्थान, दोबारा से उन नगरों का पुनरुत्थान मतलब दोबारा से उन नगरों का उत्थान हुआ, ठीक है, जो वहाँ की कल्चर हेरिटेज थी, विरासत थी, जो वहाँ के सांस्कृतिक, वो उनका उस सांस्कृतिक विरासत का दोबारा से क्या हुआ, उत्थान हुआ, ठीक है, ना कि पतन। तो इसी को पुनर्जागरण कहा गया। पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया था। कब, जब रोम साम्राज्य 4वीं शताब्दी में ख़त्म हुआ था। पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में आ रहा था, जो पूर्वी यूरोप है, ठीक है। फ्लोरेंस व वेनिस गणराज्य, जहाँ पर शासन राजकुमार चलाते थे, तो ये इटली में आते हैं। फ्लोरेंस व वेनिस गणराज्य, जहाँ पर शासन कौन चलाते थे, राजकुमार चलाते थे। अब आगे करते हैं इसमें। वेनिस व जिनेवा जीवंत शहर, धनी व्यापारी व महाजन नगर प्रशासन था। जो वेनिस है, इटली और जिनेवा, दो बड़े शहर हैं वहाँ के, वो कैसे थे, जीवित शहर थे वो। वहाँ पे बहुत धनी व्यापारी लोग रहते थे। कार्डिनल गेसापारो कोंतारिनी, ये कब हुआ था, द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस, 1534 में, एक बुक का नाम है ये इंपॉर्टेंट है। 1453 में कस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासन को ऑटोमन टर्की ने क्या कर दिया था, उन्होंने डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। किसको, जो कस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक था उसको ऑटोमन टर्की ने पराजित कर दिया था। कब, 1453 में। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा।
कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी। जो कहाँ से था कोलंबस, ये आपका इटली से था शायद कोलंबस, ठीक है। वहीं वास्को डी गामा हमारे कहाँ पे, भारत में आया था, कालीकट बंदरगाह पर 1598 में, जो कि पोर्तुगीज ट्रैवलर था। 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर चित्र बनाया, जो कि बहुत फेमस कौन है, एक चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। उन्होंने द लास्ट सपर एक नामक एक चित्र बनाया, इम्पोर्टेंट है ये। तो ये आगे हम देखते हैं इसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें। विश्वविद्यालय और मानवतावाद, सर्वप्रथम यूरोप में इटली के शहरों में विश्वविद्यालय बने। विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ पे बने, यूरोप में इटली के शहरों में, जिसमें वेनिस हो गया, जिनेवा हो गया, ठीक है। ये इन शहरों में क्या बने, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी बनी। फ्रांसिस्को पेट्रोक, ये फ्रांसिस्को पेट्रो कौन थे, पेट्रो के बारे में देखते हैं। 1304 से लेकर 1378 प्राचीन रोमन यूनानी लेखकों की रचनाओं का डीप अध्ययन किया इन्होंने, पेट्रोक ने, ठीक है। जो प्राचीन यूनानी रोम के लेखक थे उनकी रचनाओं का इन्होंने डीप अध्ययन करा, ठीक है। आगे देखते हैं एक और स्लाइड। इस शिक्षा कार्यक्रम यह अंतर्निहित था इसमें कि बहुत कुछ जानना भी बाकी है, और यह सिर्फ धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते हैं। इस नई संस्कृति को 19वीं सदी के इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया। अच्छा, मानवतावाद में ये बात रखी गई है कि सिर्फ हमें धर्म के बारे में ही नहीं जानना है, हमें और चीज़ों के बारे में ही जानना है, और अभी बहुत कुछ और जानना बाकी है। तो इसको क्या कहा गया, मानवतावाद। 15वीं सदी के दशकों में मानवतावादी जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति शास्त्र विषय पढ़ाते थे, ठीक है, जो मानवतावादी थे। फ्लोरेंस विश्वविद्यालय पेट्रो का स्थायी नगर निवास है। तो पेट्रो कहाँ से थे, फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस जो एक हमने भी हिस्टोरियन पढ़े, हिस्टोरियन के बारे में। फ्लोरेंस नगर की प्रसिद्धि में हाथ किसका था, दांते अलिघियारी का था। 1265 से लेकर 1321 अपनी कलम धार्मिक विषयों पर इन्होंने चलाई, ठीक है। किसने, दांते अलिघियारी ने। जोटो जिनका टाइम पीरियड है 1267 से लेकर 1337, जीते जागते रूपचित्र, ठीक है, पोर्ट्रेट इन्होंने बनाए, ठीक है। पोर्ट्रेट क्या होता है, ऐसी कलाकृति या इस तरह की फ़ोटो, इस तरह की रूप चित्र जो ऐसा लगा कि सचमुच में ये जीवित है, सचमुच में ये क्या है, बिल्कुल जीवित है, ये सजीव है। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या कहता है, इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण, रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात अंधकार युग, ठीक है, डार्क एज आया। कहाँ पे, पूरे विश्व में, खास करके कहाँ पे, वेस्टर्न यूरोप में। तो यूरोप में शुरू हुआ जो डार्क एज था, अंधकार युग, और यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नया युग आया जिसको हमने रेनेसा कहा, पुनर्जागरण का समय। मध्य युग के चर्च ने लोगों की सोच को जकड़ा। जो मध्य के युग के चर्च थे, चर्च की जो व्यवस्था थी उसने लोगों की सच को लोगों की जो विचारधारा थी उसको जो जकड़े रखा, ठीक है। 5वीं से 14वीं सदी के बीच कौन सा टाइम पीरियड है, मध्य युग है। फिर 5वीं 9वीं सदी कौन सा है, अंधकार युग, डार्क एज है ये, ठीक है। 9वीं से 11वीं सदी आरंभिक मध्य युग है। 11वीं से 14वीं सदी उत्तर मध्य युग है। और 15वीं सदी के बाद कौन सा युग है, आधुनिक युग है, ठीक है। तो इन बातों को हमें देखना है। मॉडर्न पीरियड है ये, मध्य युग को कहते हैं मेडिवल पीरियड। अंधकार युग मतलब डार्क एज। डार्क एज का मतलब होता है कि जहाँ पर लोगों ने किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करा, चर्च की जो व्यवस्था थी सब उसी को ही मान रहे थे, चर्च के अपने अधिकार थे और उसने शोषणवादी व्यवस्था चलाई, सामंतवाद का, फ्यूडलिज्म का, इस प्रकार से इस समय पे जन्म हुआ था। और किसी भी प्रकार का उस समय विकास किसी भी क्षेत्र में नहीं था, ना संस्कृति में, ना इकोनॉमी में, ना राजनीति में, तो उसको अंधकार युग का नाम दिया गया। तो अगले रिमेनिंग चैप्टर को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच. So be in my channel. Till then, bye bye, take care, have a nice time.